हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो कौन सी बातें याद रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। और इस टॉपिक में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बाय-सेवर्ट लॉ। बाय-सेवर्ट लॉ से हमको किसी करंट एलिमेंट से प्रोड्यूस्ड फील्ड मिलती है। ये उसका वेक्टर फॉर्म है। डीबी वेक्टर मतलब एलिमेंट्री फील्ड। ऐसा है फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म में। तो डीबी वेक्टर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। टेस्ला टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और ये याद रखना है कि इसमें आइडियल पहले आता है। आइडियल मतलब करंट एलिमेंट वेक्टर और आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वेशन पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट। तो ये बहुत अच्छे से याद रखें कि इस फॉर्मूले में पहले आता है आइडियल वेक्टर, फिर आता है क्रॉस आर वेक्टर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको ओपन कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। आइडियल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, एक आर कैंसिल होके मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे आती है? तो डायरेक्शन के लिए हम लगाते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। ये देखना होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है। जैसे यहाँ आ रहा है आइडियल, तो दाहिने हाथ की हथेली आइडियल पर इस तरह रखेंगे कि जब फिंगर्स को रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे, तो उनको जाना चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ, मतलब आर वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल। तो इस केस में फील्ड आई थी बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर। तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं। एक बात मुझे यहाँ बतानी है, कभी कभी यूनिट वेक्टर्स से हम डीबी का डायरेक्शन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आइडियल मतलब करंट एलिमेंट वेक्टर ये अलाइंड है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव साइड में, तो आई कैप होगा उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और आर है मान लो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ यूनिट वेक्टर्स कौन से आएंगे? इसमें आएगा आई कैप और आर में आएगा जे कैप। और आई क्रॉस जे क्या होता है? तो ये होता है के कैप, यानी डी भी एक्ट करेगा जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये 11th में आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ होगा। आई जे के होता है, फिर जे के आई होता है, वगैरह वगैरह, वो सब आप जानते ही हैं। जे क्रॉस आई होने पर वो माइनस के हो जाएगा। तो कभी कभी यूनिट वेक्टर्स से भी हम डीबी का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके एप्लीकेशंस में क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था किसी स्ट्रेट कंडक्टर की फील्ड। एक स्ट्रेट कंडक्टर है एल लेंथ का, यह है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हमने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, और ये एंगल्स यदि अल्फा बीटा हो, इन एंगल्स को बहुत अच्छे से देख लें। अल्फा बीटा हो यदि एंगल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और ब्रैकेट में आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो स्ट्रेट कंडक्टर की फील्ड का ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी बी की? यहाँ जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है, या तो राइट हैंड स्क्रू रूल से, या फिर दो ये इसी लॉ के, इसी रूल के सिंप्लीफिकेशन हैं। राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं जैसे कि हमने इसे राइट हैंड से होल्ड कर रखा है, अंगूठा रखते हैं हम करंट की डायरेक्शन में, तब फिंगर्स का ये जो रोटेशन है ये हमको बताता है फील्ड लाइंस। तो जैसे इस केस में फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो इसको यूं होल्ड करना चाहिए। तब देख रहे हैं आप फिंगर्स इधर आ रही हैं बाहर और इधर अंदर जा रही हैं। अंदर तो यहाँ क्रॉस लगा दिया बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, और यहाँ फील्ड होगी बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर। तो डॉट क्रॉस कन्वेंशन यहाँ हम अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से भी डायरेक्शन निकलती है फील्ड के। राइट हैंड के पाम को इस तरह ओपन करना है। स्ट्रेच फिंगर्स यदि बताती हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, थंब बताता है यदि करंट, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्मल आउटवर्ड टू द पाम, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इन दोनों में से कोई भी एक लगाकर स्ट्रेट कंडक्टर की फील्ड निकल आती है। फिर इसके हमने कुछ स्पेशल केसेस किए थे, वो आप जानते ही हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। जैसे 3D में यदि दिखाएंगे तो इस तरह शो करते हैं हम।
यह है कंडक्टर, उसमें करंट है I, और ये कंडक्टर कहाँ है? बोर्ड के प्लेन में। उसको क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ कंडक्टर। तो फील्ड लाइंस होती हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स विद वायर एट देयर कॉमन सेंटर, और इसको होल्ड कर लेंगे इस तरह से राइट हैंड से। तो फील्ड लाइंस देख रहे हैं आप, ऐसी होंगी कोसेंट्रिक सर्कल्स। इधर लगा दिए हमने आउटवर्ड एरोज, इधर इनवर्ड एरोज। तो ये 3D डायग्राम्स हैं, ये 2 डायमेंशन में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी कंडक्टर को हम दिखाते हैं डॉट या क्रॉस से। जैसे यहाँ ये कंडक्टर है, डॉट से दिखाया है मतलब करंट है बाहर। तो ऐसा यदि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप फील्ड लाइंस का, जो रेड से दिखाया हुआ है, तो फिर क्या करना चाहिए? हाफ ओपन राइट हैंड पाम, फिंगर्स को रख देना चाहिए हमको कहाँ, या अंगूठे को कहाँ रख देना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। तब फिंगर्स हमको बताती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट हमको फील्ड बताता है। ये जो व्हाइट एरोज हैं ये हैं फील्ड के, और ये है वो कंडक्टर जिसमें करंट है कैसा? बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर। और इसमें क्या होगा? बोर्ड से परपेंडिकुलर यदि अंदर होगा तो फिर से ऐसा रखेंगे, दाहिने हाथ को अंगूठा रख देंगे करंट की डायरेक्शन में। तब ये फिंगर्स बता रही है हमको फील्ड लाइंस, और टेंजेंट ड्रॉ करने से फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, कुछ स्पेशल केसेस भी किए थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब वायर होता है इनफाइनाइट लेंथ का, सब डिस्कस कर चुके हैं हम। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा हमने समझा है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमको बी फाइंड आउट करना है। ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। फॉर्मूला कौन सा याद आना चाहिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या आता है? आई बाय डी, और फिर ब्रैकेट में होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इन एंगल्स को आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। तो ये है वो स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ दिखाया हुआ है मैंने। उसमें करंट कितना है? मान लो करंट है ऊपर 5 एम्पियर का, और इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। इस वायर के मिड पॉइंट से कितनी दूर, कितनी दूर बोला है? 6 सेंटीमीटर पर। यह है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और यहाँ हमको फील्ड बतलानी है। तो एग्जाम में ये सब नहीं करना है आपको। आपको याद आ जाएगा कि ये दोनों एंगल्स, जब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दोनों एंड से ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों एंगल्स, ये अल्फा ये बीटा, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी वहां आएगा 2 साइन अल्फा। और जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को लिख लेना चाहिए डायरेक्टली 10 टू दी पावर -7। फिर करंट कितना है? वो है 5। डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ आएगा 2 साइन अल्फा। 2 साइन अल्फा। साइन अल्फा कैसे आएगा? तो ये मिड पॉइंट है इस वायर का, वायर की लेंथ है 16, यानी ये होगा 8 सेंटीमीटर, ये है 6। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज, ये होगा 64 प्लस 36 यानी 100, उसका रूट यानी 10। अब साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8/10। तो ये इसका आंसर होगा। आंसर किस में आएगा? टेस्ला में, क्योंकि हम एसआई यूनिट्स में काम कर रहे हैं। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। 10 की पावर्स रीअरेंज करें तो ये होगा -1 ऊपर जाकर ये 10 टू दी पावर -6 हो गया, और ऊपर क्या आएगा? और 16 5 80, 80/6, 80/6 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 80/6 माइक्रो टेस्ला या 40/3 माइक्रो टेस्ला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, बस ये एंगल्स पर हमको ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ये एंगल्स गिवन होते हैं, पता है आपको, तब ये अल्फा को क्या लिख देंगे? 90 माइनस θ1, और बीटा को लिख देंगे 90 माइनस θ2। तो वो कोसाइन फार्मूला बन जाता है। तो किसी एक फार्मूले पर आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर बेंट in the form of square and the current 2 ampere is allowed to pass through square,
देन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप। तो पहले अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, मान लो इसकी साइड है ए। अब साइड होगी कितनी, टोटल लेंथ है उस कंडक्टर की 40 सेंटीमीटर और उसको स्क्वायर में बेंड किया हुआ है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ए हमारा है 10 सेंटीमीटर और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं करंट इस तरह फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, हमको बताना है इसके सेंटर पर फील्ड। तो अब ये फाइनाइट लेंथ का वायर हो जाएगा, ये चार इसकी साइड्स, चारों से अलग अलग फील्ड फाइंड करके हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा उन फील्ड्स का। पर अच्छी बात यह है कि हर एक जो एलिमेंट है वो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी। अब एग्जाम में यदि आता है तो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ ध्यान से सुने। मान लो ये जो इसका जो साइड 1 है, इससे यदि मैं यहाँ फील्ड फाइंड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, उसको होल्ड करेंगे इस तरह से। ऑब्वियसली फील्ड कैसी आ रही है, क्रॉस की। और इसके लिए यदि लगाएंगे, मान लो मैं लगाता हूं राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, तो अंगूठे को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में रखना है अंगूठे को, और इस ये दिखाएगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये हो गया करंट। तो फील्ड फिर से इससे कितनी है, कैसी आई, क्रॉस की फील्ड। तो आप देखोगे हर एलिमेंट ने जो फील्ड प्रोड्यूस करनी है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा सिमेट्री की वजह से, और डायरेक्शन भी सेम होगी। पर ये सब कुछ हम नहीं करेंगे एग्जाम में। हम क्या करेंगे, हम दाहिने हाथ को इस तरह से ओपन कर लेंगे, अधूरा खुला हुआ, फिंगर्स को रख देंगे करंट की डायरेक्शन में, ऐसा रख देंगे करंट की डायरेक्शन में। तब फील्ड आ रही है अंदर, यानी टोटल फील्ड यहां पर होगी क्रॉस, और कितनी, जो एक से प्रोड्यूस हो रही है उसका 4 टाइम्स। ऐसा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में होने वाला है। तो ये कैसे आया है, तो आगे आप पढ़ोगे सर्कुलर लूप यदि होता है, सर्कुलर लूप, तो उसके सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम हाफ ओपन राइट हैंड यूज करते हैं। तो ऐसे रख दें करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को, तो थंब आ रहा है अंदर, यानी इस वाले केस में जब करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो फील्ड होती है अंदर। और यदि एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है तो फील्ड होगी बाहर, यानी यहाँ डॉट साइन लगाना पड़ेगा। तो इसी रूल को, राइट हाफ ओपन राइट हैंड, उसी को इसमें लगा देना चाहिए। आप देखोगे यदि करंट है कैसा, क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। तो बहुत आसान हो गया। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आया मान लो, तो सीधे बोलेंगे यहाँ क्रॉस है। एंटी क्लॉक करंट होता है तो यहाँ होता डॉट, और सिमेट्री की वजह से चारों ही यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड्स की फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब ये एंगल्स कितने होंगे, मान लो मैं इस वायर की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल्स अल्फा बीटा, नॉट थीटा 1 थीटा 2, ये वाले एंगल्स देखना है। ये दोनों ही कितने होंगे, 45 45। तो एक ये एलिमेंट या एक सेगमेंट कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अलजेब्रिक फॉर्म में अभी मैं लिख रहा हूं उसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। डी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के उस एलिमेंट से। ये कितनी होगी, हाफ ऑफ द साइड, यानी a/2, a/2। और फिर यहाँ क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 45, 2 साइन 45। ये एक ने प्रोड्यूस की फील्ड, और इसका कर देंगे 4 टाइम्स, तो हमको टोटल फील्ड मिल जाएगी सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब 4 इंटू इसको कितना लिख लें, 10 टू दी पावर -7, फिर ये 2 ऊपर जाएगा, करंट कितना है 2 अपॉन साइड, साइड है 10 सेंटीमीटर, वो गलती से 40 नहीं रख दें, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और उसके अलावा क्या आएगा, ये हो गया 2, ये लिखा था मैंने इसको करंट को 2, और ये वाला 2 आया था ऊपर, ये एक और 2 है यहाँ, और साइन 45 मतलब 1/√2। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको √2 लिख देते हैं, तो 16√2 हो गया ये, 16√2। बाकी सब 10 की पावर्स बचेंगी। ये कितना हुआ, -1, ये -1 होगा, ऊपर जाकर इसको बना देगा ये -6, और ये आंसर आएगा टेस्ला में। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो
16√2 माइक्रो टेस्ला। तो ये सवाल बार बार आता है, तो कैसे याद रखेंगे? डायरेक्शन के लिए परेशान नहीं होंगे, राइट हैंड पाम रूल या फिर थंब रूल नहीं लगाना है, सीधे ये देखना है कि करंट कैसा है। क्लॉकवाइज यदि करंट है तो क्रॉस मतलब फील्ड होगी अंदर, और सिमेट्री की वजह से एक साइड जितना प्रोड्यूस करेगी उतनी ही बाकी भी करती हैं, तो 4 टाइम्स कर देंगे एक की फील्ड निकाल कर, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर है 16√2। अभी अगला क्वेश्चन, इफ अ थिन यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज बेंट into an equilateral triangle and carries a current of √3 ampere in anti-clockwise direction, find the net magnetic induction at the centroid। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां एंगल बाइसेक्टर्स या मीडियंस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट होते हैं। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया हुआ है, वायर की लेंथ कितनी थी? 1 मीटर, और उसको बेंट किया है इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी साइड कितनी होगी? साइड हो जाएगी 1/3, 1/3 मीटर। इसकी साइड हमने सपोज कर ली है ए। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसा मैंने अभी कहा था आपसे, अब ज्यादा सोचेंगे नहीं। यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है आई, सपोज जो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको √3 एम्पियर। तो एंटी क्लॉक यदि करंट है तो फील्ड, एक तो सिमेट्री की वजह से तीनों से सेम मैग्नीट्यूड की फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो एडिटिव होगी तीनों फील्ड्स, और नेट फील्ड होगी कहां पर? तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसा कर लेंगे दाहिने हाथ से, एंटी क्लॉकवाइज बाहर होगी, बाहर होगी मतलब यहाँ डॉट साइन लगा देंगे, और एक से फील्ड निकाल कर उसका 3 टाइम्स कर देते हैं। अब ये एंगल्स कितने कितने होंगे? जैसे इसकी बात करें, हम सेगमेंट 1 की बात करें, इस साइड से यहाँ फील्ड निकाल रहे हैं, तो इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। यही है हमारे वो अल्फा बीटा, और ये 120 डिग्री होता है। ये दोनों कितने होंगे? 60-60। ये दोनों 60-60 होंगे। तो एक से फील्ड कितनी होगी? तो 10⁻⁻7। फिर क्या आता है? आई बाय डी। अभी लिख देते हैं आई बाय डी। अब डी हमको फाइंड करने के लिए इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना होगा? तो पहले इसका ऑल्टीट्यूड निकालते हैं। हो सकता है आपको ये याद ही हो। इसका ऑल्टीट्यूड, उसको लिखता हूं मैं एच। इसका ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल कितना है? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, और ये 60 है, और ये इस ट्रायंगल के लिए जो राइट ट्रायंगल है, इसको बोलूं मैं ए एन बी सी। तो ये कितना है? ये क्या है इस ट्रायंगल का? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ये 60 डिग्री है। ये जो है ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, यानी ए साइन 60। ए साइन 60। पहले तो हमने ऑल्टीट्यूड निकाल लिया, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये तो आ गया ऑल्टीट्यूड। और आपको मालूम है ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो सेंट्रॉइड है, ये ऑल्टीट्यूड को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। हमको ये नीचे वाला हिस्सा चाहिए, तो ये है 1/3। इसका 1/3 करने से हमको मिलने वाला है ये जो डिस्टेंस डी हमें रिक्वायर्ड है, वो कितना हो जाएगा? a√3/2 का 1/3, मतलब ये हो गया a/2√3। डायरेक्टली याद हो तो बहुत अच्छा, a/2√3 यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, a/2√3। तो 2√3 मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये हो जाएगा आई बाय डी। तो यहाँ आता था μ0/4π आई बाय डी। अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 2 sin 60, 2 sin 60, और sin 60 फिर से √3/2। और इसका कितना करना है हमको? इसका 3 टाइम्स करने से हमको टोटल फील्ड मिल जाएगी। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो 2 कैंसिल हो रहा है, √3 हो गया 3, यानी हो गया 6, ये हो गया 18, 18, और क्या बचता है यहाँ? सिर्फ ये और आई बाय ए। तो करंट कितना है? करंट है √3, करंट है √3, और ए कितना है? इज 1/3, 1/3, यानी ये हो गया 3, ये हो गया। और उसके अलावा क्या आ रहा है? 10⁻⁻7 टेस्ला। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 54 √3 टाइम्स 10⁻⁻⁷
-7 टेस्ला। तो ये आ गई यहाँ टोटल फील्ड, और इसकी डायरेक्शन को यहाँ शो कर देंगे। यहाँ लगा देंगे हम कौन सा साइन, डॉट साइन, क्योंकि फील्ड है बाहर, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। इन केस क्लॉकवाइज करंट होता, क्लॉकवाइज यदि करंट होता इस तरह का, तो हम हथेली को ऐसे रखते, तो फील्ड होती अंदर, तब क्रॉस साइन लगाना पड़ता। तो इस तरह के रेगुलर पॉलीगॉन्स के सेंटर्स पर फील्ड फाइंड करवाई जाती है। अभी हमने किया था इसके पहले स्क्वायर, यह है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे ही रेगुलर हेक्सागोन के सेंटर पर भी फील्ड फाइंड करने को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large straight current carrying conductor is bent in the form of L shape, find B at P। तो ये था वो वायर जिसको बेंड कर दिया एल शेप में, और कैसा है वो, लार्ज यानी लॉन्ग कंडक्टर है। तो जब भी क्वेश्चन में लॉन्ग हो तो उसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, मतलब ही इनफाइनाइट लेंथ का। यहाँ दिखाया हुआ है ब्रोकन लाइन या डॉट्स, मतलब ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, और इस एंड से भी ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो दो सेगमेंट्स हो गए, एक ये सेगमेंट जो अलोंग एक्स है, और ये दूसरा सेगमेंट वो है अलोंग वाई, और पी पर हमको बतलाना है फील्ड। अब ये डिस्टेंसेस दी हुई हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए होगा, ये ए होगा, मतलब ये स्क्वायर है। हम निकालते हैं पहले B1, सेगमेंट 1 ने कितनी फील्ड प्रोड्यूस की, B1 फाइंड करते हैं पहले। B1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट तो कितना है, आई ही है, और डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ए। और फिर यहाँ पहले एंगल्स पता करते हैं, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली ये 90 है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल है, मतलब ये एंगल भी 45, ये भी 45। जब हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे, तो अल्फा ये बन जाएगा। इस वायर की बात हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 45 हो जाएगा, और दूसरा जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 90, क्योंकि इस एंड से ये वायर इंफिनिटी तक गया हुआ है। यानी एक एंगल हो गया 45 और एक हो गया 90, यानी यहां आएगा साइन 45 प्लस साइन 90। और अब यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ये एक्स की डायरेक्शन का है, एक्स की डायरेक्शन में है करंट। अब फील्ड कैसी होगी, तो क्या करें, राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं, ऐसे इसको होल्ड कर लेंगे, बीच में कंडक्टर को मानना चाहिए ऐसे, तब ये फिंगर्स कैसी हैं, बाहर आ रही हैं, यानी फील्ड होगी बाहर, बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहां लगा देते हैं के कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। B1 B2 निकालें तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिमेट्री की वजह से B2 की कहानी भी ऐसी ही होगी। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, मतलब ये भी इतना ही होगा, आई अपॉन ए। और फिर एंगल्स, ये एंगल पता करना है आपको, और दूसरा एंगल बीटा वो 90 हो जाएगा, नहीं ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, साइन 45 प्लस साइन 90, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं, इस तरह से इसको होल्ड कर लेंगे। तो कहाँ है डायरेक्शन, बाहर की तरफ, ये जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी यहां भी आएगा के कैप, यहां भी आएगा के कैप, और ये एडिटिव भी है, बराबर भी है, 2 टाइम्स कर दें बस, नेट फील्ड होगी वो जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, और 2 टाइम्स होगा किसी एक का, तो 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, और साइन 45 कितना, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, और साइन 90 इज 1, और के कैप लगा दें, या फिर डॉट क्रॉस लगाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, बाहर आती हुई फील्ड है, मतलब डॉट साइन लगा देंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। लाइक बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। क्या था, इन द फॉर्म ऑफ एल शेप, मतलब बस यही आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसा भी हो ऑप्शन में जो भी होगा उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। बस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर बन जाएगा रूट 2,
और इधर हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस रूट 2 आई बाय ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डायरेक्शन z की पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर डॉट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 5, 3 पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स आर कैरिंग इक्वल करंट्स आई ईच एज शोन। ये हैं वो 3 कंडक्टर्स, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स। द कंडक्टर्स आर पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो ये है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है, इसके वर्टाइसेस पर ही ये तीनों लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स रखे हुए हैं। अब इस कंडक्टर को आप देखें तो इसमें करंट मैंने शो कर रखा है डॉट, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। डॉट का मतलब ये वायर है बोर्ड से परपेंडिकुलर और इसमें करंट है आउटवर्ड, इसमें भी करंट आउटवर्ड है, ऐसा है ये कंडक्टर, और इसमें करंट होगा इनवर्ड क्योंकि यहाँ क्रॉस साइन लगा हुआ है। तो ऐसे हैं वो 3 कंडक्टर्स। हमको बताना क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये सेंट्रॉइड हो गया, ये देख रहे हैं आप एंगल बाइसेक्टर्स या मीडियंस यहाँ मीट हो रहे हैं, यानी ये है सी सेंट्रॉइड, यहाँ हमको फील्ड बतलाना है। अब यदि ये कंडक्टर है ऐसा, इसकी फील्ड लाइन शो कैसे करेंगे, तो दाहिने हाथ को इस तरह ओपन करेंगे, थंब को रख देंगे करंट की डायरेक्शन में, तब कर्ल ऑफ फिंगर्स हमको बताता है फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। मतलब इस वाले वायर से, वायर 1 से इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह की होंगी, और किसी भी पॉइंट पर, जैसे सी पर हमको बताना है इस वायर ने प्रोड्यूस की हुई फील्ड, तो हम तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो वायर 1 ने सी पर जो फील्ड प्रोड्यूस की वो इस डायरेक्शन में है, ये B1 हो गया। अब इस वायर के लिए बात करें तो फिर से वैसे ही करना है, हाफ ओपन राइट हैंड, करंट है बाहर, फील्ड लाइन होगी ऐसी, और यहां फील्ड दिखानी है, इसको यदि 2 बोला है तो ये हो गई फील्ड B2, इस वायर 2 की फील्ड हो गई है B2 वेक्टर, और इसमें है क्रॉस, तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो ये होगी फील्ड लाइन, फील्ड लाइन ऐसी होगी तो ये हो जाएगी फील्ड इसकी, तो वायर 3 की फील्ड B3 होगी इस तरह की। अब सिमेट्री बोल रही है कि B1 B2 B3 तीनों ही बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नीट्यूड्स इनके बराबर हैं B1 B2 B3 के। रीजन क्या है, रीजन ये है कि तीनों में करंट सेम है, और जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकाल रहे हैं इन वायर्स से वो डिस्टेंस भी सेम है हर एक के लिए। और ये अपर वाला पार्ट है, आपको मालूम है ऑल्टीट्यूड कितना होता है, फिर से बता रहा हूं, इस एंगल को 60 लेकर परपेंडिकुलर लिख लेंगे हम, साइड ए है तो कितना हो जाएगा A sin 60, ये होता है ऑल्टीट्यूड, और ऊपर वाला हिस्सा होता है 2 पार्ट्स यानी 2/3, 2/3 ऑफ ऑल्टीट्यूड, 2 कैंसिल, ये होगा A/√3। तो हर एक से C की डिस्टेंस हर वायर से कितनी है A/√3। करंट भी सेम है, यानी हर एक फील्ड कितने की होगी, वो होगी μ0/4 पाई, और क्योंकि ये कैसे कंडक्टर्स हैं लॉन्ग, अल्फा बीटा दोनों 90 हो जाएंगे, तो 2I/d वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 2 टाइम्स I/d, और d कितना है A/√3, तो ये √3 ऊपर चला गया, हर एक फील्ड इतने की होगी, ये होगी। अब इन तीनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, तो फिगर की ज्योमेट्री से हमको दिखाई दे रहा है कि B1 और B2 इनके बीच ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 120, ये होगा 120। और वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर्स जब 120 पर इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, मैंने आपको इस तरह याद भी करवाया हुआ है। B 120 मतलब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड्स के 120 पर इंक्लाइंड हो तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर और दोनों से 60 डिग्री पर इंक्लाइन होगा। तो B1 B2 मैग्नीट्यूड्स में बराबर है, एंगल्स एंगल कितना है 120, तो रिजल्टेंट आएगा इधर 60 पर इंक्लाइंड होगा दोनों से और किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड तो तीनों के बराबर हैं, और तब फिर B1 और B2 का रिजल्टेंट B3 की ही डायरेक्शन में आ जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब इसका 2 टाइम्स कर देना है हमको,
क्योंकि मैग्नीट्यूड्स तीनों के बराबर हैं, तीनों को बी लिख दें तो ये था बी, ये था बी, रिजल्टेंट कितना आया बी, और खुद ये भी कितना है बी, यानी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√3 आई अपॉन ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 को कैंसिल करने पर ऐसा भी लिखा हो सकता है आंसर में, म्यू नॉट √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये हो जाएगी रिजल्टेंट फील्ड। रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड ही हमसे पूछा हुआ था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। टू थिन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैव currents 4 ampere and 1 ampere carrying in the same direction which are arranged parallel with a separation of 2 meter. Then find position of neutral point. न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जहां पर नेट फील्ड जीरो हो, क्योंकि दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स अपनी अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। पहला पार्ट करते हैं सॉल्व। दोनों कंडक्टर्स अपनी अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और नेट फील्ड जीरो होगी न्यूट्रल पॉइंट पर। तो क्या बोला हुआ है? दोनों थिन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी हैव करंट्स 4 एंड 1 एम्पियर कैरिंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों करंट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है। एक कितने का है? पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में करते हैं। ये I1 है मान लो, और ये है I2, और I1 लेस देन I2 है, ये हमारा सपोजिशन हो गया। इसमें करंट कम है। दोनों ही थिन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, दोनों में करंट है सेम डायरेक्शन का, विच आर अरेंज पैरेलल विद अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर। हाल फिलहाल मान लेते हैं इनके बीच की सेपरेशन है d। पहले तो ये तय करते हैं कि फील्ड कहां पर सब्ट्रैक्टिव होगी। जहां वो सब्ट्रैक्टिव होगी वहीं पर घटकर वो जीरो हो सकती है। तो बाहर यदि हम पता करें तो इससे कैसी होगी फील्ड? इससे फील्ड होगी बाहर की तरफ, मतलब डॉट साइन। और इससे कैसी होगी? तो इससे भी बाहर मिलेगी, यानी इससे भी डॉट साइन, यानी यहां तो ये हो गई एडिटिव, यानी न्यूट्रल पॉइंट बाहर, आउटसाइड द वायर्स नहीं मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट कहीं अंदर ही मिलने वाला है, और वो भी कहां मिलेगा? छोटा वाला जो करंट है उसके पास में होगा, और लार्जर करंट से वो दूर होगा, क्योंकि लार्जर करंट अपने से दूर उतनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना कि स्मॉलर वाला अपने से पास में, क्योंकि डिस्टेंस से इनवर्स प्रोपोर्शन और करंट से होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो छोटे वाले करंट से ही हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि वो x है। पहले तो ये तय करते हैं कि इसने यहां पर कैसी फील्ड प्रोड्यूस की, किसी इनसाइड पॉइंट पर। मान लो यहां यह है पॉइंट P, कितनी दूर है ये? डिस्टेंस x दूर है करंट I1 से। तो इसने यहाँ कैसी फील्ड प्रोड्यूस की? तो फिर से होल्ड करेंगे राइट हैंड से इसको। करंट आ रहा है, फील्ड आ रही है अंदर, अंदर मतलब ये क्रॉस की फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और I2 कैसी करेगा? I2 से फील्ड होगी डॉट की फील्ड, और डॉट क्रॉस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और मैग्नीट्यूड्स यदि बराबर होंगे तो यही होगा वो न्यूट्रल पॉइंट। तो इसकी हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या करें? इसकी फील्ड यहाँ कितनी होगी? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों की फील्ड्स में आएगा, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला हमको ये लगाना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी। तो दोनों में ही आएगा, क्योंकि हमको सिर्फ अब मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर देना है, बाकी काम तो हो गया है। यहाँ डायरेक्शंस तो दिखी गई हैं कि एक क्रॉस है, एक डॉट है, सिर्फ हमको 2i बाई डी को इक्वेट करना है। 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो करंट लिख लें यहाँ हम I1, और ये डिस्टेंस लिख लें x, ये स्मॉलर वाले से और लार्जर वाले से, I2 अपॉन डी माइनस एक्स। हमको x फाइंड आउट करना है इसमें। तो बस क्या करें, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू I2। बस याद ये रखें कि लार्जर वैल्यू का करंट है। यहां भी आप वैल्यूज डालकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो एक फॉर्मूला बना रहा हूं, एक्स इसको डिवाइड कर दें, d बाय एक्स माइनस 1 इक्वस टू I2 बाय I1। ये उधर जाकर हो जाएगा d बाय एक्स इक्वस टू 1 प्लस, ये फार्मूला मान लो भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको तो यहीं पर वैल्यूज डाल देना चाहिए, आंसर तो मिल जाएगा।
पर कभी अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया और ये यदि याद रहा तो आपका समय बच जाएगा, I2/I1। बस इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगी डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर करंट, x इक्वल्स टू डी, इनके बीच की सेपरेशन वो कितनी दे रखी है 2 मीटर में, अपॉन 1 प्लस I2 इज लार्जर करंट विच इज 4 एंड स्मॉलर इज 1, यानी 2/5, 2/5 यानी 0.4 मीटर, 0.4 मीटर फ्रॉम द स्मॉलर करंट। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया 0.4 मीटर। और क्वेश्चन में देख लेना चाहिए कहीं वो इससे तो नहीं पूछा, इससे पूछा होगा तो बस 2 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा वो। अब क्या बोल रहा है, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स। अब मिड पॉइंट मतलब दोनों d/2 पर है, तो इसको 1 बोला है हमने, इसको 2 बोला हुआ है, फील्ड हैं तो सब्ट्रैक्टिव, मिड पॉइंट की बात हो रही है तो पहले निकालते हैं, ये पार्ट बी कर रहे हैं हम, पहले निकालते हैं हम b1। b1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1, 2i1, i1 कितना है, वो है 1 एम्पियर, जैसा कि हमने माना हुआ है। यह है 1 एम्पियर और यह है 4 एम्पियर, सेपरेशन इनके बीच की है 2 मीटर। तो बस यहाँ डाला हमने क्या, पहला करंट ये 1 और सेपरेशन d/2 यानी 1 मीटर, और b2 कितना होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स 4 अपॉन 1। तो देख रहे हो आप b2 लार्जर है तो b2 माइनस b1 ये हो जाएगी नेट फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया यानी 10⁻⁻7 बाहर, और 8 माइनस 2 यानी 6 हो गया ये, और ये टेस्ला में आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये होगी फील्ड। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको आप मान लो 10 से डिवाइड कर दें तो 0.6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, तो इसको 0.6 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, पार्ट सी, if the direction of the current in one of the conductors is reversed then find the position of neutral point। एक किसी की डायरेक्शन यदि आप रिवर्स कर देंगे, मान लो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तब क्या होगा, आउटसाइड अब फील्ड सब्ट्रैक्टिव हो जाएगी। जब करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, ये रट भी सकते हैं आप, सेम डायरेक्शन में यदि करंट्स हैं तो अंदर मिलता है न्यूट्रल पॉइंट, नहीं तो फिर वो बाहर मिलता है। अब बाहर मिला मान लो x डिस्टेंस पर, ये पार्ट सी कर रहे हैं हम, इससे x डिस्टेंस पर मान लेते हैं, स्मॉलर वाले से x डिस्टेंस पर फील्ड कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, फील्ड होगी इक्वल ऑपोजिट, 2 भी कैंसिल, करंट होगा 1 अपॉन x, और इधर क्या आएगा 4, करंट मैंने डाल दिए I2 डाल दिया है 4, वो हो जाएगा d प्लस एक्स, तो d प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x, 3x इक्वल्स टू d, और x इक्वल्स टू हो जाएगा d/3 यानी 2/3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, बाहर निकाला है हमने, और ये है छोटे वाले करंट से डिस्टेंस यानी 2/3 मीटर इज द आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।